ओके, सो स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और आज अपने डिकोड करेंगे कि बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली, एंड एज वेल एज जब आप अपने जीवन में अकाउंट समझना चाहेंगे तो इसका क्या रोल आने वाला है। सबसे पहले अपने इसे पिक्टोरियल फॉर्म में देख रहे हैं कि बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या काम आता है, इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। आपने पढ़ा होगा कि फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज इंक्लूड्स फॉलोइंग, और उसके अंदर में आपका बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, और आपका नोट्स टू अकाउंट्स है, एंड आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, चेंजेस इन इक्विटी भी है। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट जो अपने बनाना सीखेंगे तो उससे पहले ये जाने कि इसे बनाया क्यों जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो दिया हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं अपना फोकस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर आता हूं। आप देख पाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट यहां पर बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि इट इज इन राइजिंग ऑर्डर, यानी कि प्रॉफिट तो बढ़ रहा है। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन कि हमें ये सेलिब्रेट करना चाहिए कि कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, यानी कि जो ओनर है या शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर है, दे विल बी हैप्पी दैट द कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, और उनका फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, फिनेंशियल पीएनएल जो है वो शो कर रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ओनर के मन में ये फीलिंग आएगा, भाई अपना तो यदि प्रॉफिट बढ़ रहा है तो अपने पास ज्यादा माल आ रहा है। सिंपल लॉजिक है, अपने सीधा प्रॉफिट का कनेक्शन किससे कर देते हैं, कैश बॉक्स के साथ कर देते हैं कि कैश बॉक्स तो एकदम भरा पड़ा होगा। लेकिन ये आप देख रहे होंगे कि मैंने एक पर्सन का एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिख रहा होगा कि ये पर्सन जो है वो काफी कंफ्यूज्ड है, भाई क्या रीजन हो गया। कभी प्रॉफिट बढ़ने से कोई भी बंदा क्या इतना कंफ्यूज हो जाता है, तो आंसर है नहीं। यदि प्रॉफिट होता है तो बंदा कंफ्यूज नहीं होता है, लेकिन ये तो कंफ्यूज है। सो व्हाट हैपेंड टू मिस्टर कंफ्यूज, यदि अपने बात करें कि इन्हें हो क्या गया, क्या रीजन है, इनके क्या प्रॉब्लम है, तो भाई आंसर ये है, ये कंफ्यूज है कि ओ माय गॉड ये कैश बॉक्स नील है, कुछ भी नहीं है। तो इनके मन में एक बड़ा सा सवाल आ गया कि भाई कैश बॉक्स में कुछ भी नहीं है, तो आखिर जो उन्होंने कमाया वो गया किधर को। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपने कमाया वो गया किधर को। तो ये इस कैश बॉक्स शोज नील कैश बैलेंस, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। एंड ये इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा ही आएगा, ये नेचुरल है। तो अल्टीमेटली ये इस रीजन से कंफ्यूज है कि भाई मैंने तो प्रॉफिट कमाया बट प्रॉफिट किधर को गया, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। वो ये तो सोच के बैठे थे कि काफी कैश होगा और उसे स्पेंड करेंगे। तो बेसिकली इसी रीजन के लिए, यानी इसी चीज को एनालाइज करने के लिए कि आखिर कैश बॉक्स में कैश क्यों नहीं है, ये बात जानने के लिए ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। यानी आप इनके कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। आप इनके कंफ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं उसकी बात करें तो बोलते हैं इनके कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं, ये गायब हो जाएगा ये सारे कंफ्यूजन, और इनके चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं केवल और केवल आप कर सकते हैं। बोले कैसे, बाय प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या भाई। सो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली मूवमेंट्स बताता है, मूवमेंट्स ऑफ कैश बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। दो समय के बीच में 2 पॉइंट ऑफ, मतलब बोल सकते हैं ना 2 टाइम, यानी कि एक अपने ये ले रहे हैं स्टार्टिंग और ये ले रहे हैं एंड, यानी कि ये ईयर का बिगिनिंग, ये ईयर का लास्ट हो गया, और इसके बीच में अपना जो कैश का मूवमेंट है, उस कैश मूवमेंट के लिए अपने अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, तो बोलते हैं कैश मूवमेंट के लिए बेसिकली अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, सो दैट एक्सप्लेन किया जा सके कि आखिर कैश नील कैसे हो गया। मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर, अभी ये तो एक पिक्टोरियल मैंने बताया, इसी चीज को मैं अभी न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि कैश फ्लो क्यों इंपॉर्टेंट है। एकदम नया बिजनेस सपोज कर लो कि आपने क्या किया, अपना सीए बनने के बाद या सीएमए बनने के बाद
आपने क्या किया, अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया और आपको पहला फीस मिला आपके क्लाइंट से। ऑब्वियस है, देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो प्राइम ऑब्जेक्टिव जॉब करना नहीं होता है, प्रोफेशन में एंटर करना होता है। बट बेसिकली लोग प्रेफर करते हैं कि कॉर्पोरेट में चले जाओ इंस्टीड ऑफ प्रैक्टिसिंग अपने, क्योंकि प्रैक्टिसिंग में इनिशियल स्टेज में क्या होता है, इनिशियल पीरियड में थोड़ा सा स्ट्रगल इन्वॉल्व ज्यादा होता है। सो दैट्स वाई लोग प्रेफर करते हैं कि अपने चले जाएं कहां पर, कॉर्पोरेट में जॉब करें। एनीवे वो आपका चॉइस है, आप दोनों में ही अच्छा करियर होता है। तो बेसिकली अपने यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से, मैं आपको इस चीज को इलाबोरेट करके देता हूँ। एग्जांपल लीजिए कि आपको पहला सैलरी मिला, एक महीना मंथली पीएल बना रहे हो आप। सो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हर महीना आप पीएल बैलेंस शीट बना लेते हो। सपोज कर लो ये है आपका पीएल और बैलेंस शीट। तो ये मैं यहां पर पीएनएल बना दिया, ये बैलेंस शीट बनाया, बंदे को फीस मिला, प्रोफेशनल फीस मिला। तो प्रोफेशनल फीस मिलते ही जन एंट्री हुआ, कैश एसेट्स इंक्रीज हो गया डेबिट, एंड फीस इनकम है तो इनकम इंक्रीज हो गया इसलिए क्रेडिट। सो एंट्री कैश एसेट्स बढ़ा तो इफेक्ट अपने कैश बॉक्स में यानी कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमने कैश दिखाया और फीस मिला है आपको, प्रोफेशनल फीस से 2 लाख रुपीस का आपको एक चेक मिला। बड़ा क्लाइंट मिल गया भाई, छोटा क्लाइंट नहीं, अपने सीधा स्टार्ट कर रहे हैं बड़े क्लाइंट के साथ। तो आपने कैश जो है आपका वो 2 लाख रुपए कैश यहाँ पर शो कर रहे हैं और साथ में आपका इनकम साइड में इनकम बढ़ जाएगा। सो बाय प्रोफेशनल फीस आपका इनकम भी बढ़ गया 2 लाख से। एकदम बैलेंस शीट टैली है। आप देखिए, आप यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो यदि दिखा देंगे तो प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट और कोई खर्चा नहीं है मान लो, तो 2 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। यही आपका बैलेंस शीट में पीएल बैलेंस या कैपिटल के साथ सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐड कर देते हैं। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में इसे क्या करते हैं, सेपरेटली शो करते हैं। तो आपका पीएल बैलेंस जो है वो 2 लाख अंडर द हेड सरप्लस आ गया, बैलेंस शीट टैलीड है। लेकिन मेरा अभी भी वो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ। जो पिक्चर में मैं दिखा रहा हूं कि ये कैश बॉक्स क्या है, ये कैश बॉक्स है खाली, ये कैश बॉक्स में कुछ भी नहीं है। इसमें क्या हो गया, आखिर ये जीरो क्यों है, तो अपने अब जीरो करते हैं। चलिए, इन्होंने अपने प्रोफेशनल फीस अर्न किया, रिसीव्ड भी कर लिया 2 लाख रुपए, इनकम शो हो गया 2 लाख रुपए का। अब यहां पर ट्विस्ट करते हैं कि इन्होंने 2 लाख रुपए लेकर और उसे शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स खरीद लिए। तो इन्हें कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, शेयर्स में ये रिसर्च भी करते हैं, तो इन्होंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो फाइनली यहां पर उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट जैसे ही किया, आप जन एंट्री करो पहले, तो बोलते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट एसेट्स क्या हो गया, इंक्रीज, और कैश एसेट्स क्या हो गया, डिक्रीज। इन्वेस्टमेंट एसेट्स इंक्रीज हुआ तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स को बढ़ाएंगे और कैश एसेट्स को डिक्रीज करेंगे। भैया इन्वेस्टमेंट तो खाली पीली फोकट में आएगा नहीं, उसके लिए आपको तो पैसे लगाने पड़ेंगे, कैश देने पड़ेंगे, या तो आप चेक से पैसे दो या तो कैश में दो। बिना इन्वेस्ट किए तो आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा नहीं, बिना कैश दिए। तो अल्टीमेटली यहां पर इफेक्ट यही हुआ कि इन्वेस्टमेंट अपने कर दिए, तो इन्वेस्टमेंट यहां पर अपने शो करेंगे। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट आपका 2 लाख रुपए इंक्रीज हो गया, एक एसेट्स बढ़ा, तो एट द सेम टाइम दूसरा एसेट्स डिक्रीज हो गया। यहां पर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट यहां पर माइनस कर दीजिए। यहां पर आप इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे, तो ये लो, मैं इन्वेस्टमेंट यहां पर माइनस करता हूं, नहीं दिख रहा है, फिर से लिखता हूं, इन्वेस्टमेंट मैंने माइनस किया 2 लाख रुपए, अल्टीमेटली कैश बैलेंस हो गया नील। यही तो सिचुएशन था कि यहां पर कैश हो गया नील, लेकिन बैलेंस शीट अभी भी टैलीड है। आप बैलेंस शीट देख सकते हो कि आपका बैलेंस शीट अभी भी क्या शो कर रहा है, तो एसेट साइड में 2 लाख रुपए और आपका लायबिलिटी साइड भी 2 लाख रुपए, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों टैली हो गए। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका जो बैलेंस शीट है वो टैलीड है। अब कैश बैलेंस को देखें तो बोलते हैं कैश बैलेंस शो कर रहा है नील, यानी जीरो बैलेंस है, कैश में आपका कुछ भी नहीं है।
नील बैलेंस है। सो नाउ क्वेश्चन ये रेज होता है कि भाई क्या हम समझे, इनकम तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो शो कर रहा है कि एग्जांपल में कि 2 लाख रुपए का मेरा इनकम हुआ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम शो कर रहा है, जबकि बैलेंस शीट कैश बैलेंस 0 कर दिया, इन्वेस्टमेंट हो गया 2 लाख रुपए का। तो आखिर ये रुपए जो 2 लाख आए और किधर गए, ये एक सिंगल ट्रांजेक्शन है दैट वी कैन इजीली ट्रेस कि ये कैश कहां से इनफ्लो हुआ और किधर को गया। ये अपने एक सिंगल ट्रांजेक्शन है, इसलिए इसे पकड़ पा रहे हैं। एक हुआ अर्न करना और दूसरा एक ट्रांजेक्शन हुआ जहां मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तो यहां पर मेरा काफी सिंपल हो जाता है ये सिचुएशंस को समझना। जबकि जब आप बिजनेस में यू नो कि देयर वर एनॉर्मस ट्रांजेक्शंस, न्यूमरस ट्रांजेक्शंस होते हैं आपके कैश फ्लोज कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज के, तो बोलते हैं वहां पर ये चीज तो आप इजीली नहीं समझ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वहां पर इस चीज को एनालाइज करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं एंड दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। अपने एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं जहां पर अपने कैश फ्लो बनाते हैं, वो क्या है अभी समझेंगे। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं जिससे कि और आपका सिचुएशन क्लियर होगा कि अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं। एग्जांपल फिर से ले रहे हैं वही फीस अर्न का, लेकिन इस बार क्लाइंट ने काम करा लिया 2 लाख रुपए का, मुझे नहीं दिया। As we know that the accounting were made on accrual basis of accounting, तो कुछ सिचुएशन नंबर 2 यानी कि ये था आपका सिचुएशन 1 जहां पर फीस रिसीव्ड इन कैश था, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन कैश, प्रोफेशनल फीस ऑफ ₹2 lakhs earned in cash, ये एक सिचुएशन है। अपने सिचुएशन नंबर 2 डालेंगे अब आपके सामने और वहां पर देखेंगे कि अपने क्या कर सकते हैं। सिचुएशन नंबर 2, प्रोफेशनल फीस अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, तो अपने लिखेंगे प्रोफेशनल फीस ऑफ ₹2 lakhs earned but not received, earned but not received। तो ये सिनेरियो हुआ कि अपने प्रोफेशनल फीस 2 लाख का अर्न तो किए बट कैश में मिला नहीं। सिंस अपने एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, तो फिर पीएल और बैलेंस शीट फिर से आपको मैं दिखा दूं कि इस बार इन्वेस्टमेंट नहीं भी करेंगे तो भी अपना कैश बॉक्स नील ही होगा। आप देख सकते हो कि यहां पर मैं अब डाल रहा हूं, सपोज कर लो कि ये अपना पीएनएल है और ये बैलेंस शीट है। सपोज क्या करना है, यही है और पीएनएल के अंदर में आपका आने वाला है बाय प्रोफेशनल फीस 12, और सिंस आपको क्लाइंट से मिला नहीं तो क्लाइंट बिकम्स योर डेटर्स, तो फीस एक्रूड फीस या आउटस्टैंडिंग फीस या ड्यू फ्रॉम योर क्लाइंट बोलकर आप लिखेंगे। तो आप लिखेंगे ड्यू फ्रॉम क्लाइंट, आपके क्लाइंट से आपको मिलना बाकी है, इट्स 2 lakhs। और अब आप देखो बैलेंस एक ही एंट्री हुआ भाई, फीस आपने अर्न किया बट रिसीव नहीं किया, तो आपने एक जनरल एंट्रीज किया। मैं सीधा जनरल का इफेक्ट पीएनएल एंड बैलेंस शीट में दिखा रहा हूं। अभी अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट यहां पर इसे बैलेंस कर देते हैं और बैलेंस करके अल्टीमेटली रिजल्ट निकालते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो यहां पर नेट प्रॉफिट दिख रहा है 2 लाख रुपए का। ये नेट प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट में। मैं सेपरेट बैलेंस लिख रहा हूं, पीएल बैलेंस अपने बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं 2 लाख रुपए का। और आप देखो इस बार मैंने इन्वेस्टमेंट करने के लायक भी नहीं हूं मैं, क्योंकि कैश तो है ही नहीं। तो विदाउट कैश आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाओगे, तो आंसर है विदाउट कैश अपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन्वेस्टमेंट का बैलेंस आपका मतलब है ही नहीं, इस बार हो ही नहीं सकता क्योंकि कैश मिला नहीं है। बट अभी भी कैश बैलेंस नील है। आप देखो ठीक से, कैश फ्लो हुआ ही नहीं, इनकम तो हुआ। यानी ये चीज क्लियर हो गया कि इनकम से कैश का कोई कनेक्शन नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि इफ एन एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन अर्नड द इनकम और प्रॉफिट उसका बढ़ रहा है तो उसका कैश बॉक्स भी बड़ा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट।
यानी कि द इनकम और द प्रॉफिट विच द फर्म अर्न दैट मे बी री इन्वेस्टेड। और ग्रोथ तो तभी आता है ना व्हेन दैट अर्न इनकम वर गेट री इन्वेस्टेड। तो जब अपने अर्न इनकम को फिर से री इन्वेस्ट करते हैं तभी जाकर आपको अर्निंग मतलब क्या होगा, ग्रोथ मिलेगा। तो यहां पर ग्रोथ के लिए इसी तरीके से किया जाता है। हालांकि सिचुएशन नंबर 2 में तो इनकम अभी रियलाइज ही नहीं हुआ है, तो क्लॉइंग बैक करने का सिचुएशन अराइज नहीं होता है। बट अपने सिचुएशन नंबर 1 में यानी अपने केस नंबर 1 में बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो अर्न हो चुका है, रिसीव्ड हो चुका है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी किया गया। लेकिन सिचुएशन नंबर 2 में आप बोल सकते हैं कि सिचुएशन नंबर 2 में अल्टीमेटली क्या है, अभी तक आप वो इनकम एक्रूअल बेसिस में P&L बनाया गया एंड इट शोज द प्रॉफिट बट स्टिल द इनकम वाज नॉट रिसीव्ड, हेंस आपका बैलेंस शीट में कैश बैलेंस नील है। यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जांपल शो करके दिखाया, यहाँ पर भी कैश आपका नील ही है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो मैंने जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन किया, अब वो पिक्चर तो आप अपने कॉपी में ड्रॉ नहीं कर सकते थे, ठीक है, आप ये पिक्चर तो बना नहीं सकते हैं। तो दैट्स वाई आप ये जो मतलब आप अपने हिसाब से P&L एक बना लीजिए, प्रॉफिट दिखा दीजिए। आप जो अपने जिस तरीके से आप ड्राइंग कर सकते हैं प्लीज वो आप अपने हिसाब से ड्राइंग कर लीजिए। कैश बॉक्स को नील करके दिखा दीजिए, लैंग्वेज में तो लिख ही सकते हैं। बट सिंस आपने पिक्चर देख लिया तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का जो मेमोरी है वो पिक्चर से ज्यादा सीखता है, इसलिए आप कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए मैंने इसे पिक्टोरियल फॉर्म में भी दिखाया। फिर उसके बाद मैंने ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से उस बात को एलॉबरेट किया। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। अब ये आंसर आप खुद कर पाएंगे। ओके, कैश फ्लो statement is a statement prepared with the movement of cash which shows the movement of inflows and outflow of cash between 2 period यानी 2 point of time। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख भी दिया था कि ये क्यों बनाया जाता है, तो need to movement of cash flows between 2 points of time के लिए अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। चलिए अब और एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को समझेंगे अच्छे तरीके से कि एक पर्सन अपने फिनेंशियल नीड को मतलब उसके पास कैश फ्लो कहाँ से आते हैं। तो बोल सकते हैं कि ये भाई साहब प्रॉफिट कमाकर कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यदि कैश में आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैश फ्लो जनरेट किया, इनफ्लो हुआ एंड आउटफ्लो भी हुआ। 2 लाख रुपए का प्रोफेशनल फीस मिला एंड 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने किया, तो आउटफ्लो भी हो गया। अल्टीमेटली एक पर्सन या एक कंपनी कैश कहां से जनरेट करती है, कैश फ्लो उसके पास कहां से होते हैं, यानी कि सोर्सेस ऑफ कैश फ्लो क्या है, एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश फ्लो भी अपने बात करेंगे। तो बोलते हैं ये सारी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर में, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इशूड बाय ICAI। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट इशू किया है हम लोग उसकी बात करेंगे। तो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अ कंपनी और इवन अ पर्सन कैन जनरेट द कैश फ्लोज फ्रॉम 3 सोर्सेस। नंबर 1 कि वो कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कि बिजनेस या प्रोफेशन करके कैश जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे ये भाई साहब तो प्रोफेशन चालू किए आफ्टर बिकमिंग द प्रोफेशनल। अब ये ऐसा भी तो हो सकता था कि मतलब कि कैश जनरेट करने के लिए इन्होंने किसी से लोन ले लिया। तो बोलते हैं कि ये आपका बेसिकली कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं इधर फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि जो इनका प्रिंसिपल एक्टिविटीज है उस एक्टिविटी से इनका कैश मूवमेंट होगा। नंबर 1 कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो, ऐसा भी सिचुएशन होगा जहां पर ये लॉस कर सकते हैं एंड इनका कैश आउटफ्लो हो जाएगा। यदि सपोज कर लीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया जहां पर आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए बट लॉस हो गया 3 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए तो और कहीं से लाके आपको देने पड़ेंगे। तो वहां पे बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव कैश फ्लो नेट रिजल्ट ये है कि 2 लाख आया 3 लाख गया, नेट रिजल्ट ये है कि 1 लाख घर से गया। यानी
कैश फ्लो आपके कहां से हो सकते हैं उसकी बातें कर रहे हैं, तो बोल रहे कैश फ्लो आपके जनरेट हो सकते हैं नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, नंबर 2 है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी कुछ एसेट्स इनके पास पड़े हुए हैं, उस एसेट्स को ये बेच दे, यानी बाय सेल ऑफ एसेट्स, यदि एसेट्स को बेच दिया जाए देन द कैश विल बी जनरेटेड, यानी कि कैश जनरेट कहां से होता है, तो कैश फ्लो इन कहां से होगा, सो बाय सेल ऑफ एसेट हो सकता है। कैश आउटफ्लो कैसे हो सकता है, तो परचेज ऑफ एसेट, यानी कि कोई एसेट खरीद ले तो भी क्या हो जाएगा आपका अल्टीमेटली, यदि कोई एसेट खरीद ले तो वो भी क्या हो जाएगा, तो बोलते हैं वो एसेट्स यदि उन्होंने खरीदा सो देयर विद आउटफ्लो। तो कैटेगरी हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसी को कहते हैं कि आप कोई एसेट्स खरीदेंगे तो उस केस में आपका वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कहलाएगा। एंड तीसरा है दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी कि आप फाइनेंस करते हो, यानी कि जो एसेट्स खरीदा गया या जो भी लाइबिलिटीज को रीपे किया गया, भाई कहां से फंड आएंगे, तो बोलते हैं हम एसेट्स को खरीदने के लिए कहीं से लोन ले सकते हैं, लोन लेकर एसेट्स खरीदे, तो दैट विल फॉल इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हम लोग ये सारा पिक्चर समझ लिए पहले, तो मतलब कि अपने बोल सकते हैं कि कैश फ्लो को 3 एक्टिविटी, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। पहला है ऑपरेटिंग, दूसरा है आपका फाइनेंसिंग और तीसरा है इन्वेस्टिंग। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, दीज आर द 3 एक्टिविटीज जिसे आप 3 कैटेगरीज में ही बांटना है। देखो बेसिकली ये भी क्वेश्चन बच्चा लोग पूछ लेता है, तो मैं बच्चे के बिहाफ में क्वेश्चन रख दे रहा हूं, सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में और क्या आपका कैश बुक में क्या डिफरेंस है। देखो कैश बुक एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत डिफरेंस है, बहुत बच्चा वाला। पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं, तो कैश बुक इतना मोटा बुक होता है, या ऐसा मोटा मोटा 10 बुक हो सकता है, 100 बुक हो सकता है, लेकिन जितना भी बड़ा कंपनी हो, रिलायंस जैसी कंपनी की बात कर लें, तो बोलते हैं उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट 1 या 2 पेज में खत्म हो जाएगा। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूं कि बेसिकली कैश बुक में ट्रांजैक्शन जो लिखे जाते हैं वो डे टू डे बेसिस में लिखे जाते हैं, वहां पर आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रांजैक्शंस को, जबकि अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं कि 2 पॉइंट के बीच में जो चेंजेस आया, वो चेंजेस के मतलब चेंजेस आने के कारण क्या है, या तो इनफ्लो हुआ होगा या तो आउटफ्लो हुआ होगा। अब यदि शुरू में मेरे पास मान लो इन्वेस्टमेंट 0 था और लास्ट में मेरे पास इन्वेस्टमेंट दिख रहा है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 लाख रुपए का है, तो दैट मीन्स कि मेरे पास 5 लाख रुपए का कैश आउटफ्लो हुआ होगा, तभी तो मेरे पास 5 लाख का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। सो दैट मीन्स यू हैव टू डू द एनालिसिस। तो बोलते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बेसिकली बनाया जाता है उसके अंदर में अपने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। अब आपके लेवल पे समझने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको बैलेंस शीट, ठीक इसके पहले अपने टॉपिक क्यों किए, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, तो इसीलिए किए क्योंकि यहाँ पर आसान हो जाए। तो अपने ना यहाँ पर ना बैलेंस शीट लेकर आएंगे, कंपनी का बैलेंस शीट लेकर आते हैं और उसे समझेंगे। आप भी बना लीजिए कंपनी का मतलब मोटा मोटा हेडिंग देंगे, मतलब एक एक आइटम अब लिखने नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं इसके प्रीवियस चैप्टर में कि फिनेंशियल स्टेट जो बैलेंस शीट बनाना सीखे। तो बोलते हैं बेसिकली आपका जो बैलेंस शीट आइटम्स है उसी का एनालिसिस करना है कि उसके अंदर जो चेंजेस हुआ वो चेंजेस दैट मे बी बिकॉज ऑफ व्हाट, कैश मूवमेंट, तो वो कैश मूवमेंट के कारण हुआ होगा, तो वही चेंजेस आपको एनालाइज करना है। यदि सपोज कर लो लोन शुरू में 10 लाख का था एक पॉइंट पर और दूसरे पॉइंट पर वही लोन मुझे दिखाई दे रहा है सिर्फ 3 लाख, सो 7 लाख कहां से कम हो गया, दैट मीन्स कि 7 लाख का रीपेमेंट हुआ, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने बेसिकली ये बात क्लियर कर लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, पहले ये लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी लिख लेते हैं। तो लिखना कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉपी में हेडिंग डाल रहे हो आप,
देखो केवल ज्ञान सुनेंगे और कॉपी में कुछ नहीं होगा तो लास्ट में जब रिवीजन करोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो बोलते हैं रिवीजन करते समय आपके ये सब काम आने वाला है। तो पहले लिखना शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, मैं डिस्कशन के बीच में ये हेडिंग डाल दिया फिर से। कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बीच में आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक नहीं है, बट बेसिक डिफरेंस यही है कि आप बोल सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली समराइज्ड मैनर में मूवमेंट ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो का स्टेटमेंट है, जबकि कैश बुक क्या होता है वो डेली बेसिस पे लिखे जाते हैं। इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ ऑकरेंस। दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा। अपने उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। तो लिखेंगे एज अ स्टेटमेंट is a statement prepared with inflows and outflows of cash between two point of time ठीक है। तो ये बेसिकली कैश फ्लो का इतना ही आपको ध्यान रखना है, कोई बहुत बड़ा डेफिनेशन लिखने को एग्जाम में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव बेसिकली आप समझिए, इसी डेफिनेशन में ऑब्जेक्टिव इसका छुपा हुआ है। तो अपने जो कैश फ्लो है उसे डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। तो इसके नीचे लिखेंगे अपने कैश मूवमेंट, movement may be classified cash movement may be classified into following categories. Number 1, operating activities. बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से मिलेगा ही मिलेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है? तो कैश जनरेटेड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्टिविटीज, जिस चीज का आपका मेन बिजनेस है या मेन प्रोफेशन है, उससे जो आपका कैश जनरेट हुआ वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम प्रिंसिपल एक्टिविटीज। प्रिंसिपल एक्टिविटी दूसरा जो है सेकेंड कैटेगरीज, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा आपका, जो बेसिकली कैश फ्लो आपको इसमें देखना है फ्रॉम जो इन्वेस्टमेंट एंड एसेट्स है उसके अंदर जो चेंजेस है। तो कैश फ्लो इसके अंदर में अपने लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम assets and investments, not current assets, it's a fixed assets। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉन करंट एसेट्स की बात हो रही है, क्योंकि आपका जो करंट एसेट्स होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही हिस्सा होता है। आप ध्यान देना
कि नॉर्मली एक बात बताओ, यदि बिजनेस नहीं हो तो क्या आपके डेटर्स होंगे? यदि बिजनेस प्रिंसिपल एक्टिविटीज नहीं है तो क्या डेटर्स होंगे? आंसर आएगा नहीं, नहीं होंगे। स्टॉक होंगे? नहीं, नहीं होगा। यदि हम बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं तो उस केस में स्टॉक किस लिए भाई, डेटर्स किस लिए? ये ना डेटर्स होंगे ना ही स्टॉक होंगे, तो ये सारे चीज नहीं होंगे। सो दैट्स व्हाई अपने यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपका जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है उसके अंदर में केवल और केवल चेंजेस इन नॉन करंट एसेट्स एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट एसेट्स है उसके अंदर जो चेंजेस आता है वही लिखते हैं। मैं और इसको इलाबोरेट करूंगा और आगे जाकर अपने जब बैलेंस शीट भी एक बार रिकॉल करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। एंड तीसरा है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बेसिकली अपने लेते हैं कि जो कंपनी को बेसिकली फाइनेंस कहाँ से होता है, तो एक होता है कि शेयर होल्डर्स करता है और दूसरा लेंडर करते हैं, यानी कि डिवेंचर होल्डर्स वगैरह, ये सब जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वगैरह है वो। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप कैश फ्लो फ्रॉम किसको लेने वाले हैं, तो कैश फ्लोज फ्रॉम शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इसी में आता है शेयर होल्डर्स एंड लेंडर्स। अभी जरूरी नहीं है कि फ्लो इन ही हो, फ्लो आउट भी हो सकता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स को भी रिडीम किया जाता है, लोन है उसको रीपे किया जाता है, डिवेंचर्स है तो उसको रिडीम किया जाता है। तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि फ्रॉम दीज सोर्सेस केवल इनफ्लो होता है, आउटफ्लो भी हो सकता है, दोनों ही चीज पॉसिबल है। जैसे बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो बोलने का मतलब है नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, यानी कि प्रॉफिट भी हो सकता है तो ये पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव हुआ तो मतलब लॉस होगा, तो उस केस में आपका कैश आउटफ्लो होगा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होगा। तो ये बेसिकली अपने बोल सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये कौन सा एक्टिविटीज में फॉल करने वाला है। तो बेसिकली आपका 3 पार्ट में से डिवाइड किया गया है एंड दीज 3 आर द ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ये 3 एक्टिविटीज है। डिटेल्स में बाद में और जाएंगे अपने और समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार बैलेंस शीट आ जाना चाहिए। तो याद करो बैलेंस शीट कुछ ऐसा बनता था, कंपनी का बैलेंस शीट आपको अच्छी तरीके से याद है, जस्ट इसके पहले वही टॉपिक कराया गया और उसके बाद ही आपको ये टॉपिक करना है। कोई यदि बच्चा भूल से यहाँ पे जंप करके डायरेक्टली कैश फ्लो कर रहा है तो उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पहले जाए और फटाफट से पहले कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सबसे पहले क्या करके आए, तो बैलेंस शीट, P&L ये करके आए, तब तो ये वाला टॉपिक इजी समझ में आएगा। अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आप इसे क्लास 12 लेवल ना समझें क्योंकि इसका लेवल बहुत ऊपर भी जा सकता है। हाँ, इंस्टीट्यूट इजी क्वेश्चन पूछता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। मैं ये क्यों करा रहा हूँ आपको अभी मार्क कराऊंगा, आप देखिएगा आप कि कितने काम का ये इंफॉर्मेशन है। पहला है आपका हेडिंग्स केवल लिख रहे हैं अपने, डिटेल्स में ज़्यादा नहीं लिखना है। तो एक होता है आपका शेयर होल्डर्स फंड, आपका पहला हेडिंग आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो मैं मान लिया कि वो आपको आता है, बट नहीं मानने से कुछ होगा नहीं। आप हेडिंग डाल दो इक्विटी एंड लायबिलिटीज और हेडिंग के अंदर आपको सब हेडिंग देना है पहला वाला। तो फर्स्ट है आपका शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है, मैं केवल हेडिंग डालने वाला हूं शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद आपका आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, तो बी नंबर होगा नॉन करंट लायबिलिटीज एंड सी नंबर है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, ये 3 हेडिंग्स आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूं, सन्डी क्रेडिटर्स कब आएगा? जब ट्रेडिंग एक्टिविटीज करेंगे
यानी कि बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करेंगे, प्रिंसिपल कोई बिजनेस कर रहे हैं तो होगा या नहीं होगा, या ऐसे भी अपने आप सन्डी क्रेडिटर्स खड़ा हो जाता है। तो आंसर आया सर यदि बिजनेस ही नहीं करेंगे तो क्रेडिटर्स क्यों होगा, अपने कोई मटेरियल ही नहीं खरीद रहे हैं तो क्रेडिटर्स क्यों होगा। तो आंसर एकदम सही है कि यदि बिजनेस करेंगे तो ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा, तो ही सन्डी क्रेडिटर्स अराइज होगा, तो ही मेरा बिल्स पेबल आएगा। ये सारे जो आप करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं तो करंट लायबिलिटीज आर अराइजिंग ओनली व्हेन वी आर डूइंग सम एक्टिविटीज, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज आप करते हो तब जाकर ये सारे चीज आएंगे, अदरवाइज ये सारे चीज नहीं आएंगे। ये आपका बेसिकली अपने बोल सकते हैं कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज का यहाँ पर इसके अंदर में जो ब्रेकअप है। तो करंट लायबिलिटीज इज अराइजिंग व्हेन यू आर डूइंग व्हाट, यू आर डूइंग द बिजनेस। सो दैट्स व्हाई याद रख लेना, ये चीज आपको क्यों अभी बता रहे हैं, बचपन में ये सब चीजों को आप उतना ध्यान नहीं देते हैं, बट अभी तो ध्यान देना है आपको कि आप ये चीज को ध्यान दो कि यहाँ पर ये जो आया ना, ये दिस वन कि करंट लायबिलिटीज में ट्रेड क्रेडिटर्स मतलब कि ट्रेड पेबल्स टीपी, तो ये ट्रेड पेबल्स जो होता है वो अराइज होता है तभी जब आपका बेसिकली क्या हो बोलते हैं, जब बेसिकली ट्रेडिंग एक्टिविटीज होता हो। इसलिए ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। आपको सबसे पहले यही क्लासिफाई करना आना चाहिए कि विच वन इज ऑपरेटिंग, विच वन इज फाइनेंसिंग, विच वन इज इन्वेस्टिंग। तो देखो लायबिलिटी साइड में तो इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है, तो ये तो बात भूल ही जाओ कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए मुझे लायबिलिटी साइड को देखना है। लायबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं देखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए। लायबिलिटी साइड में सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही एक्टिविटीज होता है, या तो ऑपरेटिंग है और या तो वो आपका क्या है, फाइनेंसिंग है। तो बहुत आसान हो गया। आप देखिए जो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर में आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है, एलटीबी, आपको ध्यान होगा इसके अंदर में क्या आता है, एलटीबी आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिवेंचर्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये आपका सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, ये सारे जो आप लोन लेते हो, लॉन्ग टर्म बोरो करते हो, तो बेसिकली नॉन करंट लायबिलिटीज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, कि हमें कोई प्रोजेक्ट को फंड करना है, यानी कि कोई एसेट्स खरीद रहे हैं बिजनेस के लिए, उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो मुझे एसेट्स लॉन्ग टर्म एक्वायर्ड करना है, इसलिए अपने क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का भी अरेंजमेंट करते हैं। दैट्स व्हाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अपने करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि भाई अपने फाइनेंस करना है, किसको, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप देखो, जो यहाँ पे बैलेंस शीट आपने बनाया, तो बोलते हैं ना बैलेंस शीट में कोई चीज एसेट्स खरीदना है, तो यदि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए मुझे क्या है, कहीं ना कहीं से यदि इनकम नहीं होता, कैश में रुपया नहीं होता, तो कहीं से लोन लेना पड़ता। लोन लेकर भी इन्वेस्टमेंट होता है, लोन लेकर इन्वेस्टमेंट जल्दी से नहीं करना चाहिए, बट इट्स अ कंपनी स्ट्रेटेजी कि कंपनी ये नॉन करंट एसेट्स एक्वायर्ड करने के लिए बेसिकली लॉन्ग टर्म फंड का जुगाड़ करती है। बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि डेट फ्री भी होते हैं, यानी कि वो सारा काम अपने पैसे से करते हैं, किसी और से फाइनेंस नहीं करते हैं। तो उस केस में फाइनेंस का काम कौन कर रहा है, तो शेयर होल्डर कर रहे हैं, स्टेक होल्डर करते हैं, यानी कि अल्टीमेटली उनको बाहर कोई सोर्स को मतलब कि सोर्स को एक्सप्लोर नहीं करना पड़ता है। दैट इज द मेन बेनिफिट यदि खुद का फंड हो तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ गए। ओके, मैं स्टार लगा देता हूं, और उस स्टार का मतलब है कि ये आपका किस किस में आने वाला है, तो स्टार का मतलब है कि ये अल्टीमेटली आएगा आपका किसके अंदर में, इस स्टार का मतलब है कि ये आपका आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अब इत्मीनान से समझो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर करना। बोलते हैं कि यदि कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है लोन के ऊपर, तो वो कहां आएगा, तो बोलते हैं वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। यदि कंपनी डिविडेंड पे कर रही है शेयर्स के ऊपर, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, इक्विटी शेयर्स के ऊपर, तो वो कहां पर आएगा, तो वो भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कभी कभी, सर कैसे याद रखें कौन सा किस में आएगा। बहुत सिंपल सा ध्यान रखो, जब आप बहुत छोटे होंगे, बहुत छोटे की बात मैं कर रहा हूं, मतलब कि अराउंड 1-2 ईयर्स के इन्फेंट जब थे आप, तो इन्फेंट में आपका सबसे ज्यादा लगाव आपकी मम्मी के साथ ही हमेशा रहता है, आज भी है, लेकिन उस समय आप मैक्सिमम मम्मी के साथ साथ चलते थे, मम्मी के साथ ही टाइम स्पेंड करना आपको सबसे अच्छा लगता था। आपको मम्मी की गोदी से लेकर मतलब कोई अलग आउटसाइडर ले लेता था
तो आप रोने लगते थे। आपको याद नहीं होगा, लेकिन अभी दूसरे बच्चे को देखेंगे तो आप अपना बचपन याद कर सकते हैं कि वैसा ही कुछ बीता होगा। सो दैट मीन्स कि छोटा बच्चा मम्मी के साथ रहता है। वैसे ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिविडेंड है या इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट किसके साथ दे रहे हैं? ये बच्चा है, ये किसका? तो बोलते शेयर्स के ऊपर अपने डिविडेंड देते हैं। इंटरेस्ट अपने बोरो कर रखे हैं ना, तो उसके ऊपर अपने इंटरेस्ट देते हैं। तो यदि बोरोइंग्स है, आपने लोन ले रखा है, तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो दैट्स वाई वो इंटरेस्ट जो है वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? तो बोलते हैं जहां पे मम्मी है वहीं पे ये इंटरेस्ट भी जाएगा। मम्मी मतलब यहाँ पर आपका शेयर है, इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर्स है, तो इक्विटी प्रेफरेंस अल्टीमेटली आता कहाँ पर है? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। तो वैसे ही ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा। वैसे ही आपका इंटरेस्ट जो है आपका कहाँ जाएगा? तो बोलते हैं डिवेंचर्स कहाँ जाता है? बोलते हैं डिवेंचर्स जाता है फाइनेंसिंग में, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी कहाँ जाएगा? वो भी फाइनेंसिंग में ही जाएगा। क्लियर है? ये एकदम आसान सा तरीका, एकदम इजी हो गया। आप याद रख सकते हैं कि वोडाफोन जैसे बोलता है वेर एवर यू गोज आवर नेटवर्क फॉलोज, वैसे ही यहाँ पर सिंपल लॉजिक है कि जहाँ पर आपका जो मेन है, मतलब कि जो यहाँ पर जहाँ पे मम्मी है वहाँ बच्चा भी है, वैसे ही यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है। तो करंट ये स्टार जो मैंने दिया ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए है। जो करंट लायबिलिटीज है वो आपका किस में जाएगा? तो ये जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, यानी कि अच्छा, अपने फाइनेंस को ट्रिपल स्टार से रिप्रेजेंट करें क्योंकि ये तीसरे नंबर पर आता है। किस पे आता है? तीसरे नंबर पर आता है स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इसलिए 3 स्टार दो। और करंट लायबिलिटीज जो है ना वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, तो इसलिए अपने इसे कहाँ लेंगे? तो इसे अपने एक ही स्टार देंगे, यानी कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। 1 स्टार का मतलब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख सकते हो, एंड ट्रिपल स्टार का मतलब है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आई थिंक एसेस लायबिलिटी साइड इज ओवर, एसेस की बारी आ गई, तो आप हेडिंग देंगे इस बार क्या? एसेट्स। तो आप लिख दो हेडिंग में एसेट्स, ठीक है? क्या लिखेंगे? एसेट्स। और एसेट्स के अंदर में आप फिर से कैटेगरीज करोगे। क्या क्या हेडिंग होता है आपको अच्छे तरीके से पता है। तो पहला नंबर कैटेगरीज है नॉन करंट एसेट्स का, नॉन करंट एसेट्स। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 नॉन करंट एसेट्स के बाद नंबर 2 है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, यही 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। नॉन करंट एसेट्स के अंदर ही आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आता है, एंड करंट एसेट्स के अंदर ही आपका जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका करंट एसेट्स के अंदर आता है। अभी अपने जो ये बैलेंस शीट आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये बैलेंस शीट आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर में अपने बात करने वाले हैं एसेट साइड को भी क्लासिफाई करना है। तो नॉन करंट एसेट्स बेसिकली लैंड, मतलब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, टेंजिबल इंटेंजिबल, सभी ऑल। तो बोलते हैं ये सारे जो नॉन करंट एसेट्स है ये सारे के सारे अल्टीमेटली किस कैटेगरीज में आएंगे? तो बोलते हैं ये आपके इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज में आएंगे, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। देखो, कोई भी कंपनी यदि एसेट्स खरीदती है, लैंड एक्वायर्ड करती है, प्लांट कंस्ट्रक्ट करती है, तो बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इसे लॉन्ग टर्म यूज करेंगे। तो बेसिकली ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। इवन परचेज ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज, ये सारे के सारे आप पढ़े होंगे, हमने पढ़ाया था इसके पहले चैप्टर में सब्सिडियरी कंपनी। तो बोलते हैं ये सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स के अंदर आ जाएंगे। तो यानी आपका ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में होगा। मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को 2 स्टार दे देता हूं, यानी कि 2 स्टार का मतलब हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब करंट एसेट्स के अंदर में आपका क्या आता है? इन्वेंट्रीज आता है, ट्रेड रिसीवेबल्स आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं। तो बोलते हैं कि इसके अंदर में आपको समझना होगा कि करंट एसेट्स जनरली अराइजिंग
बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ योर ट्रेडिंग एक्टिविटीज, जो आपका ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उसके कारण आपका करंट एसेट्स अराइज होता है, बिजनेस में शो होता है। तो बोलते हैं कि यदि हम बिजनेस ही नहीं करें, यानी कि आपने मान लो ऑफिस खोल लिया, मान लो आपने क्या बोलते हैं लैंड एक्वायर्ड कर लिया, तो क्या लैंड एक्वायर्ड करने से आपका रॉ मटेरियल्स भी खरीद लिया क्या आपने, क्या आपका क्रेडिटर्स खड़ा हो गया क्या आपने गुड्स बनाकर बेच दिया क्या? बोलते ये एक्टिविटीज नहीं है, हम केवल एक्वायर्ड किया अभी लैंड, तो इसका मतलब अभी हमने अपना प्रिंसिपल एक्टिविटीज को स्टार्ट नहीं किया। और यदि हमने प्रिंसिपल एक्टिविटीज को स्टार्ट नहीं किया तो वहां पर हमारा ये इस तरह का आइटम्स नहीं आएगा बैलेंस शीट में, लाइक इन्वेंट्रीज नहीं होगा, आपका सन्डी क्रेडिटर्स यानी कि ट्रेड रिसीव सन्डी डेटर्स यानी कि आपका बिल्स रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में ये बिल्स रिसीवेबल भी होता है और सनी डेटर्स भी होता है, ये नहीं होंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एम्प्लॉइज लोगों को देना पड़ता है, ठीक है, उनकी छोटी मोटी जरूरत होती है, उन्हें एडवांस में पैसे चाहिए होते हैं, तो उनके लिए हम लोग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं। तो बोलते हैं इसकी भी अपने मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी नहीं होगा। तो बोलते हैं ये सब जरूरत जो है वो आपका बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होने से ही अराइज होता है, तो इसका मतलब है ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा है। अब देखिए मैंने क्यों बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके सामने लाया। ओके, जैसे ही बैलेंस शीट आपके दिमाग में आए आपके ये पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, नॉन करंट एसेट्स में चेंजेस है तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेना है। करंट एसेट्स में है तो दिस इज टू बी टेकन इनटू व्हाट, इसे आपको करंट एसेट्स में चेंजेस है तो इसे आपको लेना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। करंट लायबिलिटीज में चेंजेस है तो जनरली इसे आपको लेना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और नॉन करंट लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स फंड में जो चेंजेस है इसे आपको लेना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि छोटा बच्चा होता है उसका कनेक्शंस मम्मी के साथ होता है, तो उससे रिलेटेड आइटम्स भी आपका उसी पर्टिकुलर हेड में जाएगा, जो कि मेजर जो प्रिंसिपल है उसी के साथ वो छोटा बच्चा भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ रहेगा। लाइक यदि अपने बात करें कि कंपनी डिविडेंड देती है और इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड रिसीव करती है, तो यदि क्वेश्चन में डिविडेंड रिसीव्ड है तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि इन्वेस्टमेंट हम किए होंगे तभी डिविडेंड मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है उसके ऊपर जो डिविडेंड है, इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, तो उसके ऊपर जो डिविडेंड है वो भी वो किस कैटेगरीज में फॉल करेगा, तो बोलते हैं वो डिविडेंड आपका अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फॉल करेगा। सो दैट्स व्हाई नीचे में आप लिख लीजिए सिंगल स्टार का मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप पूरा भी लिख सकते हैं, लिखने में कंजूसी मत कीजिए, ऐसे भी मैं बहुत कम ही लिखाता हूँ, बेसिकली मैं तो ज़्यादा बोलता रहता हूँ। डबल स्टार का मतलब है आपका फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, डबल स्टार का मतलब है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। एंड ट्रिपल स्टार का मतलब है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखो ये आपने यदि सीख लिया तो दैट मीन्स कि अपने 80% वर्क डन, 80% वर्क डन, यानी कि बेसिकली सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसी बात का आता है समझने वाइज कि अपने इसे कौन से कैटेगरीज में डालें। जितना बात मैंने बताया वो आपको ध्यान रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। ये छोटा बच्चा अपने मम्मी को फॉलो करता है, मम्मी के साथ ही ज़्यादा समय बिताता है, इसलिए मम्मी के साथ रहना चाहता है। तो यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज वॉट एवर you prefer. You may write in English or you may write in Bengali or you may write in Hindi or Gujarati whatever. तो that's why आप इसे लिख लो, ठीक है। मम्मी वाला बात, बच्चा मम्मी के साथ रहता है, ये बात आप अपनी भाषा में लिख रहे हो, राइटिंग इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। बच्चा फॉलोज मम्मी, ठीक है।
हम लोग अभी तक कोई भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई फॉर्मेट का अभी बात नहीं की है, ना ही हमने कुछ आपको कोई बहुत कुछ अभी सिखाया है। मैंने केवल यही चीज़ बताया कि एक पर्सन या एक कंपनी अपना फाइनेंशियल नीड या कैश फ्लो उसके पास कहाँ कहाँ से आते हैं। और एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर बना दे रहा हूँ, आप वो समझ लीजिए। ये एक पर्सन है, ठीक है, और इस पर्सन की अपने बात कर लेते हैं। इस पर्सन को पैसे की ज़रूरत है, नहीं ये तो कुछ अलग ही हो गया। तो इस पर्सन को पैसे की ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी, तो बोलते हैं इस बंदे को पैसे के लिए कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, तो बोलते हैं इसके पास पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे, तो बोलते हैं फिर से अपने बात कर लेते हैं कि इस बंदे के पास कैश आने के रास्ते 3 हैं। या तो ये अर्न कर सकता है यानी प्रॉफिट, या तो ये लोन ले सकता है बोरोइंग्स यानी कि फाइनेंस, दूसरा हो गया। तीसरा हो सकता है पैसे आने के इसके पास सोर्स क्या हो सकते हैं, तो इसने अपने कोई पुराने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को बेच दिया हो, तो सेल ऑफ एसेट। कितना आसानी से ये हो गया। आप देखो 1 प्रॉफिट कमाया, मेहनत करता है, मेहनत से पैसे जुगाड़ किए। नंबर 2 इसने क्या किया, लोन ले लिया यानी कि गांव दुनिया से उधारी मांग लिया। और तीसरा नंबर सिचुएशन है कि इसके पास अल्टीमेटली इतने एसेट्स पड़े हैं, पुराने एसेट्स को बेच के फंड का जुगाड़ कर लिया। तो इसके पास कैश इनफ्लो होने के ये 3 सोर्सेज हो सकते हैं। तो बोलते हैं कैश आउटफ्लो कैसे होगा, बोलते हैं इसके पास से कैश निकल जाएगा कैसे, तो बोलते हैं कि इसके पास से कैश निकलने के भी 3 रास्ते हैं। नंबर 1 आपका होगा कि वो बिजनेस में लॉस कर रहा हो। नंबर 1 लॉस। अब यदि बिजनेस में लॉस पे लॉस करता जाएगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। लाइक अनिल अंबानी, आप देख सकते हैं सारा बिजनेस उनका बिक गया, ऑलमोस्ट सब लिक्विडेट होता जा रहा है। तो इसका मतलब है वो क्यों लिक्विडेट हो गया, लॉस में चलने के कारण। आप देखेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की बात करें तो आज 3 ही प्लेयर बचे हैं, जियो, वोडाफोन और एयरटेल। इसके पहले यदि आज से 4-5 साल पहले, जियो आने के पहले यदि आप काउंट करते ना, तो आप कम से कम 10 कंपनीज को काउंट कर लेते कि इंडिया में 10 कंपनी ऑपरेट कर रही थी। आज इंडिया में ये 3 कंपनी ऑपरेट कर रही है। 10 मैं कम बोल रहा हूँ, इससे भी शायद ज्यादा ऑपरेट कर रही थी। क्यों, वो लोग लॉस में चलने लग गए, ठीक है ना। और लॉस में चलने के कारण अल्टीमेटली आप लॉस लॉन्ग टर्म में तो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट पीरियड में कोई लॉस को बेयर कर भी सकता है, बट इन अ लॉन्ग रन कंपनी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इफ कंपनीज कंसिस्टेंटली फेसिंग लॉस। तो लॉस से कैश आउटफ्लो हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने लोन को रीपे किया हो। तो दूसरा है आपका सेकंड कि लोन यहाँ पर रेज किया, लोन लिया तो पैसे आए। अभी हम लोग जाने की बात कर रहे हैं, तो यदि लोन इन्होंने रीपे किया है तो लोन या डिवेंचर्स को रिडीम किया तो लोन रीपेड, तो कैश जा सकते हैं। और तीसरा कि इन्होंने एसेट्स खरीदा, तो आप जानते हैं कि जब आप एसेट्स बेचते हैं यानी कि पर्सन यदि एसेट्स बेच रहा है तो उस केस में कैश इनफ्लो हुआ। लेकिन यदि वो एसेट्स खरीद रहा है तो उस केस में अपने क्या बोलेंगे कि कैश जो है ना आउटफ्लो हुआ, क्योंकि इन ऑर्डर टू गेट द एसेट उसको पेमेंट करना पड़ेगा, सो देयर विल बी द कैश आउटफ्लो। तो यहां पर आप बोलेंगे नंबर 3 दैट इज परचेज ऑफ एसेट। ठीक है ना। तो यदि एसेट्स खरीदा, इन्वेस्टमेंट खरीदा, तो उस केस में आउटफ्लो होगा। यदि एसेट्स उसने बेचा है तो इनफ्लो होगा। यानी बहुत बेसिक सा चीज है। हम लोग जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो इससे समझ लें तो अपने लिए आसान होगा। खुद को उस सिचुएशन में डालिए, इजीली फील होगा। ओके, मेहनत करके कमा लो भाई, कोई बिजनेस प्रोफेशन करके कमा लो, तो उस केस में ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ तो इनफ्लो हुआ, यदि लॉस हुआ तो आउटफ्लो हुआ। ये प्रॉफिट और लॉस को हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जानते हैं।
फाइनेंसिंग को हम लोग यहाँ पे लोन बोल रहे हैं, लोन टेकन या लोन रिपेड। और थर्ड वन इज दैट कोई एसेट परचेज किया या कोई एसेट सेल किया। एसेट सेल किया तो कैश इनफ्लो होगा, एसेट परचेज किया है तो कैश आउटफ्लो होगा। तो ये तीन कैटेगरीज में अपने क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब हमें जो समझना होगा और एक चीज, और वो है आपका करंट एसेट्स के अंदर में एक आइटम आता है दैट इज कॉल्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश का मतलब क्या जानते हैं हम लोग? कैश का मतलब जो लिक्विड कैश है, तो बोलते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को एक्सक्लूड करते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैश क्या है एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या है। तो कैश का मतलब हो गया आपका वो अमाउंट जो आपके पास मतलब कैश इन हैंड टिल बॉक्स में है वो, एंड बैलेंस एट बैंक है, बैंक में जो रुपया आप जमा करके रखे, करंट अकाउंट में जो रुपया पड़ा हुआ है वो भी आपका कैश के अंदर में इंक्लूड होता है। साथ ही साथ डिमांड डिपॉजिट, यदि बैंक में आपने डिपॉजिट कर रखा है और दैट कैन बी विड्रॉन एनी टाइम व्हेन द कंपनी रेज द डिमांड कि दैट कंपनी नीडेड दैट फंड, तो उस केस में उसे भी आप बोल सकते हैं कैश के अंदर में। कैश इक्विवेलेंट्स में वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज आता है जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। वो नंबर वन कंडीशन है कि वो मतलब क्या होना चाहिए कि उसका जो अमाउंट है जो मिलेगा मुझे, मैच्योरिटी अमाउंट इज सर्टेन, जो डिटर्मिनेबल होना चाहिए कि उसका मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, नंबर वन। एंड नंबर टू कि मैच्योरिटी तो पता चल गया कि उसका अमाउंट सर्टेन है, एंड नंबर टू मैच्योरिटी अमाउंट सर्टेन हो, एंड नंबर टू कि उसका जो टेन्योर हो दैट इज नॉट मोर देन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर ही वो मैच्योर्ड होना चाहिए। यदि 3 महीने के बियॉन्ड चला जाए तो उस केस में उसे आप कैश इक्विवेलेंट्स में नहीं लेंगे। तो अभी अपने बात कर लेते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या है। तो आप लिखेंगे, हेडिंग डाल दीजिए कॉपी में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके नीचे लिखेंगे कैश इंक्लूड्स the following: cash in hand, number 2 cash at bank, कैश एट बैंक लिखते समय ध्यान रखना है इट डज नॉट इंक्लूड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहां पे आप लिख लेना एक्सक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्सक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। सी नंबर डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, तो ये कैश इंक्लूड्स द फॉलोइंग, उसके अंदर में कैश इन हैंड आ गया, कैश एट बैंक आ गया, एंड डिमांड डिपॉजिट आ गया। अभी अपने जो कैश इक्विवेलेंट्स लिखने जा रहे हैं तो हेडिंग देंगे कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आने वाला है, तो कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा दोज मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। फॉलोइंग कंडीशन में 2 कंडीशन डालना है, एक जिसका वैल्यू जो है वो सर्टेन होना चाहिए कि उसका मैच्योरिटी अमाउंट पता है कि क्या होगा, डिटरमिन्ड होना चाहिए, एंड नंबर 2 उसका ड्यूरेशन जो होना चाहिए, टेन्योर शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स। सो लिखेंगे कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड्स those marketable securities which satisfy
following conditions. Number A, whose maturity is fixed, whose maturity is fixed, यानी कि सर्टेन है, दैट मीन्स नॉट अफेक्टेड बाय द मार्केट कंडीशन। लाइक आप देखो शेयर में भी तो बहुत जल्दी 3 महीना तो क्या 3 दिन के अंदर वो लिक्विड हो जाएगा, बट शेयर के अंदर एक प्रॉब्लम है, उसका वैल्यू सर्टेन नहीं है। आज अभी कुछ और है, कुछ 1 सेकेंड के बाद ही कुछ और होगा। जब मार्केट आवर्स में उसका वैल्यू हर समय चेंज होता रहता है। जैसे आज तो आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट जो है दैट इज कन्फाइंड टू इंडिया ओनली, ये पूरा दुनिया में क्या हो रहा है उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट में पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो केवल इंडिया से ही नहीं है, वो पूरे दुनिया से इन्वेस्टर्स यहाँ पे हैं। सो दैट्स वाई हुज मैच्योरिटी इज फिक्स्ड, यानी कि मैच्योरिटी सर्टेन होना चाहिए। एंड नंबर 2, इन्वेस्टमेंट पीरियड या मैच्योरिटी पीरियड, इन्वेस्टमेंट ही लिखो, इन्वेस्टमेंट पीरियड should not be more than 3 months। ये 2 कंडीशंस डालो, यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो उस केस में ये कहलाएगा आपका कैश इक्विवेलेंस। देखो कैश इक्विवेलेंस हमें समझना जरूरी है, क्योंकि कैश इक्विवेलेंट्स और कैश में जो मूवमेंट होता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता है। बेसिकली हमें तो चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जो हुआ उसे ही रिकॉर्ड करना है कि भाई कैश मेरे पास शुरू में ये था, आज हमारे पास ये है, तो उसी को अपने को शो करना रहता है। जस्ट लाइक ये बैग की तरह, शुरू में हो सकता है ये बैग भरा हुआ था, अभी ये नील बैलेंस है, तो ये चेंजेस क्यों हुआ, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पहले इस बैग को डिफाइन कर रहा है कि ये बैग का मतलब क्या है। इस बैग का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इस बैग का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसके अंदर जो चेंजेस आता है उसको अपने एनालाइज करते हैं बाय प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो इस बैग की तरह है कि आखिर इसमें जो बैलेंस आज है और जो पहले था वो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्यों हुआ, क्या रीजन है, वो रीजन को अपने एनालाइज करते हैं। सो दैट्स वाई चलिए अब हम लोग बात करेंगे मेथड की। तो बोलते हैं आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही अपने को जानना है, दोनों ही आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कोई भी आ सकता है, इसलिए अपने ये सीखेंगे और ये नहीं सीखेंगे, ये अच्छा लग रहा है, ये खराब लग रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि डायरेक्टली अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज केवल चेंज होता है, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में ही सेम ही रहता है दोनों मेथड में। तो अपने मेथड्स पे बात कर लेंगे, हेडिंग डालेंगे मेथड्स। तो हेडिंग डालिए मेथड्स, और मेथड्स में पहला आपका आ जाएगा जो अपने करने जा रहे हैं। तो मेथड्स में आपका पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और दूसरा भी नाम लिख ले रहे ताकि आपको ध्यान रहे, इनडायरेक्ट मेथड। अपने डायरेक्ट सीखेंगे तो अपने समझ लो कि 70% वर्क इनडायरेक्ट मेथड का भी कर लिया, क्योंकि सिर्फ दोनों में डिफरेंस केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है, रेस्ट आर सेम, दोनों में और कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो आज अपने सबसे पहले अभी डायरेक्ट मेथड इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। डायरेक्ट मेथड जो होता है वो आपको क्लियर बाइफर्केशन दिखाता है और उसके अंदर में अपने क्या करते हैं कि बिजनेस में कैश इनफ्लो कहाँ से होता है। अब एकदम सोचो, आपकी एक दुकान है और आप अपने दुकान में
आपको इमेजिन करना है कि आपके बिजनेस में कैश कहाँ कहाँ से आता है। इमेजिन करो, आपको समझ में आएगा कि आपको कैश कहाँ कहाँ से आता है। तो बोलते हैं हम कैश सेल करते हैं सर बिजनेस में अपने। तो दुकान पे बैठे, पापा का दुकान पे मैं गया था एक दिन, तो कैश में ही लोग खरीद के लेके जा रहे थे, तो कैश सेल। जैसे आप देखो जितने भी भिखाराम, ये हल्दीराम, ये जितने भी शॉप है जो मिठाइयाँ बेचते हैं, तो जनरली ये लोग कैश में बेचते हैं, उधार बेचते ही नहीं है। आप काउंटर से टोकन लो और टोकन देकर आप डिलीवरी काउंटर से प्रोडक्ट ले सकते हो, डिलीवरी। तो ये आपका यहाँ पर क्या होता है, कैश सेल होता है। कैश सेल्स यहाँ पे कैश में ही प्रोडक्ट बिकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर पहले क्रेडिट में बिकता है, फिर बाद में कलेक्शन होता है। तो वहां पर आपका बिजनेस में कैश इनफ्लो, बिजनेस एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो कहां कहां से हुआ, तो एक हुआ आपका जो कि आप सेल कर रहे हैं कैश में, उससे। दूसरा हुआ आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो बिजनेस में तो यही दो सोर्स है ना जहां से आपको पैसे आते हैं। अब आपके जाने के भी रास्ते सोच लो, भाई बेचे कहां से, गुड्स आया होगा कहीं से, तो पहले गुड्स आपने खरीदा है, तो खरीदने के लिए आपको कैश परचेज किए होंगे, या तो आपने उधारी में खरीदा है तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। आपने एम्प्लॉइज वगैरह को लगा रखा है, तो एम्प्लॉइज लोगों को भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो हो गया आपका कि आप लेबर पेमेंट करेंगे। तो लेबर पेमेंट यदि आप करेंगे तो उस केस में आपका जो है वो वेजेस, सैलरीज वगैरह पेमेंट होगा। और साथ ही साथ ऑफिस ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए भी आपका पेमेंट होगा। तो बोलते हैं ये आपके आउटफ्लो हो गए। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड हम लोग करने जा रहे हैं। आपको डायरेक्ट मेथड मतलब कि अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट करेंगे, और अभी जो हम लोग फर्स्ट करने जा रहे हैं वो आपका अंडर डायरेक्ट मेथड करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर डायरेक्ट मेथड। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कुछ नहीं, एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में ही रहता है। एक कॉलम आउटर रहेगा, दूसरा आपका एक कॉलम रहता है जिसके अंदर में आप डिटेल्स दिखाते हो। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल रहे हैं आप यहाँ पे पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर आप वर्किंग्स डिटेल्स, अमाउंट, अपने करेंसी का सिंबल। नाउ सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे क्या, ए नंबर, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम operating activities। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसके अंदर में आपको क्या करना है, तो बिजनेस में डायरेक्ट मेथड है, तो बिजनेस में कैश कहां कहां से आता है वो आपको सोचना है। तो नंबर 1, आपके बिजनेस में कैश कहां से आ सकता है, तो बोलते हैं ना, एक होगा कैश सेल्स। तो सबसे पहले आप लिखोगे कैश सेल्स, डिटेल्स कॉलम में आप डाल दो अमाउंट। कैश सेल्स के बाद नेक्स्ट आपको कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो सकता है, तो आप कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये दो बेसिकली आपके होंगे सोर्स जहां से आते हैं। अभी एप्लीकेशन आपके बिजनेस में कैश आउटफ्लो होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की ही बात कर रहे हैं, जो आपका प्रिंसिपल एक्टिविटीज है, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो वहां पर अब आउटफ्लो सोचना है। तो अब आउटफ्लो क्या होगा, कहां जाएगा, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हुआ कैश परचेजेस, जो कि आपने कैश में यदि खरीदा है तो उसके लिए कैश आउटफ्लो होना है। तो आप लिखेंगे इसके नीचे कैश परचेजेस, जस्ट रिवर्स है कैश सेल्स का, कैश परचेजेस
ब्रैकेट का मतलब ही हो गया माइनस कर रहे हैं। कैश परचेजेस के बाद नेक्स्ट हो गया जो आपका कैश आउटफ्लो हो सकता है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। इसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है। यानी कि आप जो एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट कर रहे हैं वो आ गया। इसके बाद जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को आप बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर। अभी इनकम टैक्स जो है वो आप पेमेंट किए नहीं है, तो बिफोर इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो बिफोर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड EOI एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जिसे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में पढ़ेंगे भी डिटेल्स में। तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ गया। तो नेक्स्ट अपने इसमें क्या करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो अपने यहां पर अब माइनस करेंगे। सो लिखना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होता है पहले वो भी समझ लो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो होता है जो ऑर्डिनरली बिजनेस में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपका कंसाइनमेंट मान लो यूएस से आ रहा है और वो रास्ते में दैट मेड विथ एन एक्सीडेंट एंड गुड्स वर डिस्ट्रॉयड। अब यदि ऐसा सिनेरियो हुआ कि आपका कंसाइनमेंट पूरा डैमेज हो गया, आपने इंश्योरेंस क्लेम किया एंड इंश्योरेंस कंपेंसेशन मिला, तो बोलते हैं ये जो इंश्योरेंस कंपेंसेशन मिला फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी दैट विल बी constituted as extraordinary items because this is not going to happen generally in the ordinary course of the business, इसलिए इसे अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के कैटेगरीज में डालेंगे। तो यहां पर इंश्योरेंस क्लेम वगैरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के कैटेगरीज में आ जाता है। बोलते हैं कि अपने AS5 का रेफरेंस करें तो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 बोलते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम शुड बी shown in the cash flow statement in such a way that its effect can be seen। मतलब इस तरीके से कैश फ्लो में दिखाना है, किसी के साथ मिंगल्ड नहीं करना है। दैट शुड बी रिपोर्टेड इन अ सेपरेट लाइन, यानी कि ऐसा नहीं करो कि मिंगल कर दो और किसी आइटम के साथ उसे ऑपरेटिंग आइटम के साथ मिक्स करके दिखा दो। तो बोलते हैं ये नहीं चलेगा, ये अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 इसका परमिशन नहीं देता है। तो दैट्स वाई ये जो हो गया, आपको अब यहां पर क्या करना है, इनकम टैक्स पेड लिखना है। यू हैव टू राइट इनकम टैक्स पेड और इनकम टैक्स पेड यहां पर आपको क्या कर देना है, माइनस करना है। ये ध्यान रखेंगे कि इनकम टैक्स पेड जो लेना है आपको दैट इज टू बी टेकन ऑन कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस नहीं लेना है। तो इनकम टैक्स पेड आप यहां पर माइनस कर दिए। इनकम टैक्स पेड माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को आप बोलेंगे कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है ना। अभी यहां पर अब आपको क्या करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो आपको लेस भी करना पड़ सकता है और मे बी आपको ऐड करना पड़े। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भाई लेस इसलिए करना पड़ सकता है कि यू माइट हैव टू पे द कंपेंसेशन टू समवन, अपने कस्टमर को देना पड़े। और ऐसा हो सकता है कि आपको कंपेंसेशन मिले, तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन। जैसा इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। एंड आफ्टर दैट जो फिगर आएगा दैट शुड बी केप्ट इन द आउटर कॉलम। तो आउटर कॉलम में अब आपको पहुंचा देना है और जो आउटर कॉलम का अमाउंट है वो आपका कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो अपने तो यही निकाल रहे थे ना कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होगा। तो यहां पर अपने कैलकुलेट करके निकाले कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये आ गया रिजल्ट।
ये स्टेटमेंट यहीं ख़त्म नहीं होगा, अपने यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इरेजर से ये लाइन मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे मुझे ऐड करना है, और कंटिन्यूएशन में मैं लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है। और तब मैं इसके आगे लेके चलूँगा और भी एक्टिविटीज़, दैट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो आगे अपने लिख रहे दैट इज इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में, तो ये आपका कंटिन्यूएशन में है। बी नंबर पार्ट हो जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो बी नंबर आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। याद होगा मैंने जैसे बताया कि सबसे लास्ट में फाइनेंसिंग लेते हैं, 3 स्टार अपने उसको दिए थे। बैलेंस शीट वाइज अपने बात करें तो इस हेड के अंदर में क्या आनी है आपको अच्छी तरीके से पता है। इसके अंदर में बेसिकली चेंजेस इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड जो आपका नॉन करंट एसेट्स होता है उसके अंदर जो चेंजेस होता है वो अपने यहाँ पर लिखते हैं। उससे रिलेटेड आपका अल्टीमेटली इनकम भी यहीं आएगा। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ तो जैसे शेयर परचेज करना, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, डिविडेंड रिसीव्ड होना, ठीक है, और आप प्लांट परचेज, मशीनरी परचेज। तो मैं यहाँ पर आपके लिए शॉर्टकट में भी लिख रहा हूँ जबकि मैंने समझाया भी है आपको पहले। तो आप ना सबसे पहले ये यहाँ पर लाइन ऐड कर दो, फिर आइटम्स 2-4 मैं एग्जाम्पल भी लिख कर दिखा दूंगा। तो पहला जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ पर आता क्या है, चेंजेस इन नॉन करंट एसेट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे चेंजेस इन नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जो होता है उसके अंदर जो चेंजेस होगा वो यहाँ पे लेंगे। लाइक यदि अपने कोई एसेट्स खरीद रहे, लाइक परचेज, बिल्डिंग खरीदा तो परचेज ऑफ बिल्डिंग। अब देखो बिल्डिंग खरीदेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी द कैश आउटफ्लो। तो जब आप लिखोगे ना तो यहां पर नेगेटिव लिखोगे बिकॉज ये एप्लीकेशन है परचेज ऑफ बिल्डिंग। वैसे ही यदि आप मशीनरी खरीद रहे हो, प्लांट खरीद रहे हो, ठीक है, या प्लांट बिल्ड कर रहे हो तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन। यदि आपने कोई एसेट्स बेचा, से लैंड आपने बेचा है तो सेल ऑफ लैंड पॉजिटिव हो जाएगा, आप यहां पर पॉजिटिव दिखाओगे, ब्रैकेट में नहीं शो करोगे। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज, यदि आपने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स में आपने पैसे लगाए वो भी इसी कैटेगरीज में आएगा। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, कोई जरूरी नहीं है कि सब्सिडियरी में ही आप किसी और कंपनी का भी शेयर्स परचेज किए हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे हैं तो भी वो इसी कैटेगरीज में फॉल करेगा। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, ये क्या हो गया, एप्लीकेशन। यदि आपको सब्सिडियरी कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो उस केस में वो डिविडेंड आपका इसी हेड के अंदर आएगा। तो डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। पॉजिटिव। अब क्या होता है, एज पर द रूल्स जो कंपनी डिविडेंड देती है उसे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो यदि कंपनी आपको इस डिविडेंड के ऊपर या इस इनकम के ऊपर जहां आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके ऊपर कोई डिडक्शंस करके या कोई चार्जेस कट करके तब आपको पेमेंट करती है, तो टैक्सेस ऑन इनकम जो आपको मिला है या टैक्सेस ऑन डिविडेंड इनकम वो आपको यहाँ पर आउटफ्लो दिखाया जाएगा। तो इनकम टैक्स पेड ऐसा मत सोचना है कि वो केवल ऑपरेटिंग में ही आता है। यदि आपका टैक्स लग रहा है
इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर, तो वो टैक्स यहां पर आएगा, यानी कि अंडर द कैटेगरीज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज वो आ जाएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे टैक्स ऑन, क्या लिखेंगे, टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम। इट इज नॉट मैंडेटरी और नेसेसिटी कि केवल डिविडेंड इनकम हो, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। यदि इंटरेस्ट के फॉर्म में भी है तो भी यहीं पर आपका डिडक्ट करके शो किया जाएगा। तो टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम वो आपका यहां पर माइनस होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। अब मैं ऐसा लिस्ट तो नहीं पूरा लिख दूं तो ये याद करने जैसा हो गया, बट यदि कोई बच्चा ये ध्यान रखता है ना, चेंजेस इन नॉन करंट एसेट्स, जो कि बैलेंस शीट बनाकर मैंने इनिशियली आपको इंडिकेट कर दिया था, तो उसका काम हो जाता है। और बाकी आइटम्स आप खुद अपने सुविधा के हिसाब से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, बिकॉज आप समझ गए तो आप 10 आइटम खुद ही डाल सकते हैं। लाइक पेटेंट, परचेज ऑफ पेटेंट, तो परचेज ऑफ पेटेंट आउटफ्लो, तो ये क्या होगा, माइनस। सेल ऑफ से ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क यदि बेचा गया तो उससे कैश इनफ्लो हुआ, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड हियर, और वो आपका सोर्स होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आइटम्स को शो करना है। जो फाइनल फिगर होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, दैट शुड बी केप्ट इन द आउट फाइनल कॉलम। ये पार्ट आपका इस जगह पे रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये था आपका दो पार्ट, एक है जहां पर अपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर लिए, और दूसरा पार्ट जहां पर अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी कर लिए। अभी तीसरा पार्ट बचा हुआ है जिसे अपने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहेंगे, जिसके अंदर में मैंने जब बैलेंस शीट बताया तो वहां पर दो हेड्स के अंदर जो चेंजेस लेना है, एक है नॉन करंट लायबिलिटीज और दूसरा है आपका शेयर होल्डर्स फंड जो है, यानी कि शेयर कैपिटल में, यानी कि ओनर्स इक्विटी में जो चेंजेस आया उसे हमें कंसिडर करना है, ठीक है। तो तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे, दैट इज थर्ड नंबर हेडिंग जा रहा है आपका, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अभी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करें तो इसके अंदर में क्या आएगा, तो यदि आपने शेयर इशू किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, दैट मे बी इक्विटी शेयर्स, दैट मे बी प्रेफरेंस शेयर्स, वो आपके सोर्स हो जाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर आपने मान लो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया, तो वो रिडेम्पशन आपके आउटफ्लो हो जाएंगे, यानी कि सीधी सी बात है, चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी एंड जो आपका डेट है, लॉन्ग टर्म डेट जो है, उसके अंदर जो चेंजेस है दैट विल बी रिकॉर्डेड हियर, एंड उसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है या डिविडेंड एक्सपेंसेस है, वो भी यहीं आएगा, यानी प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड देंगे दैट विल बी रिकॉर्डेड हियर। तो यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अपने क्या लिखने वाले हैं, तो इसके अंदर में आपका आएगा इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स जैसे ही मैं बोलूं तो दोनों इंक्लूड हो गए, इक्विटी भी इंक्लूड हो गया एंड प्रेफरेंस भी आ गए इसके अंदर में। तो इशू ऑफ शेयर्स बेसिकली क्या है, सोर्स है, पैसे आते हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये आपके एप्लीकेशन हो गए। अब यदि कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस डिविडेंड देती है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड या इक्विटी डिविडेंड दे, प्रेफरेंस डिविडेंड वो भी आपका क्या हो गया, आउटफ्लो। इक्विटी डिविडेंड भी इसी में आएगा। लोन रेज्ड, यदि ड्यूरिंग द ईयर आपने लोन लिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो वो आपका सोर्स होगा। डिवेंचर्स इशूड, डिवेंचर्स इशूड ये आपके सोर्स हो गए। एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, तो बोलते हैं कि आपका डिवेंचर्स रिडीम, यदि डिवेंचर्स रिडीम किया है तो एप्लीकेशन हो गया, तो आप लिखेंगे यहां पर डिवेंचर्स रिडीम्ड,
डिवेंचर इंटरेस्ट भी यहीं आएगा, ये आपके अल्टीमेटली डिवेंचर इंटरेस्ट के कारण आपका आउटफ्लो होगा, डिवेंचर्स जब रिडीम करेंगे तो भी आउटफ्लो होगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए फॉर्मेट। इसका जो फाइनल फिगर होगा दैट शुड बी केप्ट इन द आउटर कॉलम। ये तीन आपके कैश जो है ना समरी तैयार हो गया कि आपका जो बिजनेस में कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, नेट नेट इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी पॉजिटिव। तो यदि आपका यहाँ पर पॉजिटिव है तो कैश इनफ्लो हुआ है, और यदि आपका नेगेटिव है फाइनल फिगर में इसकी बात कर रहा हूँ, या कोई भी आउटर कॉलम में जो फाइनल फिगर है इसकी बात कर रहा हूँ, इन तीनों की बात कर रहा हूँ, तो इन तीनों में से अल्टीमेटली यदि अपने कोई भी नेगेटिव हुआ दैट मीन्स कि उससे आपके रुपए गए, आउटफ्लो है, नेट नेट आउटफ्लो है। और यदि ये पॉजिटिव है तो दैट मीन्स कि नेट नेट हमारे पास इनफ्लो है, नेट नेट अपना रिजल्ट इनफ्लो है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट। इसके साथ अपने क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड अल्टीमेटली आपको a प्लस बी प्लस सी करना है, a प्लस बी एंड प्लस सी। ये जो रिजल्ट आया ना a प्लस बी प्लस सी, ये हुआ नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि जो दो टाइम पॉइंट्स है, दो, एक बिगिनिंग और एक एंड, उस दोनों के बीच में कितना हमारा कैश इनफ्लो हुआ। ऑब्वियसली जो हमारे पास शुरू में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो हम इसके साथ ऐड करेंगे। यदि मान लो ड्यूरिंग द पीरियड मैंने 50 लाख मतलब कि कैश फ्लो जनरेट किया है और शुरू में मेरे पास 20 लाख था, तो 20 लाख प्लस 50 लाख मिलकर मेरा क्लोजिंग बैलेंस 70 लाख होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी करने के बाद आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, तो यू हैव टू राइट ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखने के बाद जो रिजल्ट आएगा ये आपका क्लोजिंग बैलेंस के बराबर होना चाहिए। ये किसके बराबर होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका जो रिजल्ट आएगा, ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो ये अपना एक पड़ाव हो गया, मतलब कि एक बोल सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म मतलब स्टेशन आ गया जहां पर अपने को रुकना था। मतलब आज का क्लास ओवर नहीं हुआ अभी, मतलब एक बोल सकते हैं कि अपने कंक्लूड कर पाए कि आज अपने डायरेक्ट मेथड में सीख गए। अब हमें आइटम्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो मैं आपके लिए कुछ सम्स लेकर आता हूं पहले आपके सामने, फिर वो अपने क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले ये जो आज सीखे इसी के ऊपर प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर। सो ये स्टडी मैट आप ओपन कर लीजिए और स्टडी मैट पे अपने पेज 77 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 28, पेज 77, पेज नंबर में डिफर CMA के लिए अलग है और CA वाले के लिए अलग है मैट, तो दैट्स वाई पेज नंबर डिफर कर सकता है, बट सिंस टॉपिक कॉमन है तो उस केस में ये दोनों जगह पे ही लिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 आप देखो, ढूंढ लो, और इसमें आपको आज एकदम बेसिक बात करना है। अभी जो हम लोगों ने सीखा इसमें कोई बहुत जस्ट क्लासीफाई करना है कि ये आपका ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टिंग है। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं पहले तो। इंटेलिजेंट लिमिटेड नॉन फाइनेंशियल कंपनी, यानी इनका काम फाइनेंस करना नहीं है। यदि फाइनेंस करना होता तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैटेगरीज में फॉल करता। तो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैज द फॉलोइंग एंट्रीज इन इट्स बैंक अकाउंट, और इनके बैंक अकाउंट में ये कुछ ये ट्रांजेक्शन हुए हैं। इट हैज साउट योर एडवाइस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द सेम फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, और वो आपका एडवाइस मांग रहे हैं, ठीक है। तो एडवाइस अपने देते हैं भाई, बताते हैं ना कि क्या होना चाहिए। पहला लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ पे लिखा हुआ है लोन्स एंड एडवांसेस, लिखा हुआ है लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, ठीक है, सब मर्ज हो गया है।
गिवन टू द फॉलोइंग एंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन देम। ठीक है, सो टू सप्लायर, आपने सप्लायर को क्या किया है, एडवांस दिया और उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट अर्न किया। अब पहला बात, सप्लायर आपके बिजनेस में कौन से एक्टिविटीज के कारण खड़ा होगा ये सोचना, हमेशा बेस से कोरिलेट करना। तो बोलते हैं सप्लायर हमारे बिजनेस में तभी आएगा when there is operating activities। तो डेफिनेटली यदि आप सप्लायर को ज्यादा पैसा दे दिए और उसे इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो उस केस में ये आपका किस कैटेगरीज में फॉल करेगा, तो बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही फॉल करेगा। तो दिस इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपने एम्प्लॉइज को एडवांस दिया है और एम्प्लॉइज को एडवांस दिया एंड वहां पर आपने उससे उस एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हो, क्योंकि कहानी ये है कि आप यहां पर इंटरेस्ट ले रहे हो, इंटरेस्ट। तो ये ठीक से पढ़ना, इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हो। अब आप सोचो एम्प्लॉइज कब चाहिए, तो बोलते हैं जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा तभी अपने को एम्प्लॉइज चाहिए। और यदि आप एम्प्लॉइज से जो एडवांस दे रखे हो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो डेफिनेटली ये भी किस कैटेगरीज में आएगा, तो बोलते हैं दिस विल बी अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैटेगरीज में फॉल करेगा। नेक्स्ट देखना, टू इट्स सब्सिडियरीज कंपनी। अब सब्सिडियरी कंपनी को एडवांस दे रखा है। अब सब्सिडियरी कंपनी तो मेरा एक्टिविटीज नहीं हुआ ना, ये मेरा मेन कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं हुआ। तो यदि सब्सिडियरी कंपनी को एडवांस दिया गया है, सो इन दैट केस दैट एडवांस विल बी कंस्टिट्यूटेड एज व्हाट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी। और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर यदि इंटरेस्ट इनकम होगा तो बच्चा जो है हमेशा मम्मी से चिपका हुआ रहता है। सो दैट्स व्हाई ये इंटरेस्ट इनकम भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा। तो ये आपका किस कैटेगरीज में आने वाला है, तो बोलते हैं दिस विल फॉल अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फॉल करेगा। समझ गया कितना अच्छा है, ये आपके कंसेप्ट को पूरा क्लियर करने के लिए काफी है। इससे आप अपना कंसेप्ट को अच्छा कर सकते हो। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडियरी स्मार्ट लिमिटेड एंड डिविडेंड रिसिप्ट। अब जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो भी आपके सब्सिडियरी में कर रखा है, तो पूछना ही क्या है, ये आपका इन्वेस्टमेंट करना इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और उसके ऊपर डिविडेंड रिसीव्ड होना इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। तो ये आपका फॉल करेगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के कैटेगरी में। डिविडेंड पेड फॉर द ईयर। अब डिविडेंड कंपनी किस पे देगी, या तो इक्विटी शेयर्स के ऊपर देगी या तो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर देगी। इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, अल्टीमेटली ये आपका किस में आता है, शेयर होल्डर्स फंड के कैटेगरीज में आ जाएगा और वहां पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कैटेगरीज में चला जाएगा। तो डिविडेंड पेड फॉर द ईयर विल फॉल अंडर द कैटेगरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आप अपने बुक में ही मार्क कर लीजिए, ये सब अलग से कॉपी में मैं नहीं लिखा के कराऊंगा, आप बुक में ही मार्क कर लीजिए। और यदि आप कॉपी में लिख रहे हैं तो आप नंबर 1 रोमन 1 लेके 1 2 3 रोमन 2 ऐसे जैसे मैंने लिखा है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 देखना, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड। अब देखो क्या हुआ, आपने सपोज कर लो कि इन्वेस्टमेंट किया है बैंक में और बैंक उसमें इंटरेस्ट इनकम आ गया, इंटरेस्ट इनकम 10,000 से ऊपर चला गया तो बैंक टीडीएस कट करती है। 10,000 के नीचे हो तो टीडीएस कट नहीं करेगी। तो यहां पर बैंक ने टीडीएस डिडक्ट करके तब आपको इंटरेस्ट इनकम रिमिट किया। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो टीडीएस कटा है ना, मतलब टैक्स, वो किस कैटेगरीज में जाएगा, तो बोलते हैं टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फॉल करेगा। ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फॉल करेगा। नंबर 5, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अर्न ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर। अब सप्लायर कब आएगा, अपने हमेशा क्वेश्चन पूछो तो बोलते हैं जब हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करेंगे तभी सप्लायर अपने बुक्स में खड़ा होगा। तो बोलते हैं अब उस सप्लायर के ऊपर अपने जो अपने मतलब क्या कर रहे हैं, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अर्न ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर। तो ये सिंस ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है तो ये वाला आपका टीडीएस जो है अल्टीमेटली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैटेगरीज में फॉल करेगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो उसके ऊपर
टीडियस लग रहा है, और वो क्या चीज के ऊपर है, जो कि सप्लायर को आपने एडवांस दे रखा है उसके ऊपर। सो दैट्स वाई फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। नेक्स्ट और भी है इसी में, पढ़िए। नेक्स्ट बोल रहा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय फायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका फायर के कारण इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, तो ये किस कैटेगरीज में जाने वाला है, तो बोलते हैं दिस विल फॉल अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, EOI। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के कैटेगरीज में फॉल करेगा EOI, तो EOI के कैटेगरीज में दिखा देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। ये मैं बोलूंगा बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे चीज, जो बड़े बड़े सम्स को जब हम लोग करेंगे तो वहां पे ये छोटा छोटा चीज आपको बहुत हेल्प करेगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब अपने बड़ा सम्स करने जाते हैं तो छोटा बात को ध्यान नहीं देते हैं और अल्टीमेटली मिस्टेक फिर हो जाता है। सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से मैं इसे इंपॉर्टेंट के कैटेगरीज में ले रहा हूँ, आप इसे जरूर से करेंगे। नेक्स्ट आएंगे जो मस्ट अपने सम्स देखें कि और छोटा सा कुछ मिल जाए, तो यहाँ पर वैसा कोई सम्स मिले जिसमें कि अपने को बताना हो कैटेगरीज वाइज। हाँ जी है। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी यहीं पर हो जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखें, ये आपको क्या पूछ रहे हैं वो देख लीजिए। सो बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स विद रेफरेंस टू AS3। यानी आपसे इस बार 4 आइटम्स पूछा है कि आप ऑपरेटिंग के कैटेगरीज में डालिए, इन्वेस्टिंग के कैटेगरीज में डालिए, फाइनेंसिंग के कैटेगरीज में डालिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के कैटेगरीज में डालिए। कैश तो आप जानते ही हैं कि कैश इंक्लूड्स व्हाट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड आपका डिमांड डिपॉजिट्स, ये 3 कैश में आते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आ जाता है, जो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसका मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो सर्टेन हो और जो विद इन 3 मंथ्स इन कैश हो जाए, यानी कि उससे 3 महीना से ज्यादा ना लगे, 3 महीना से अधिक लगेगा तो वो इन्वेस्टमेंट के कैटेगरीज में चला जाएगा, फिर वो कैश इक्विवेलेंट के कैटेगरीज में नहीं आएगा। नेक्स्ट है ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखो बेसिक हमेशा हम लोग उसको जो रूट है उससे कनेक्ट करके देखेंगे। इन्वेस्टमेंट परचेज करने के लिए ब्रोकरेज दिए, तो इन्वेस्टमेंट किस कैटेगरीज में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसीलिए आप इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेंगे, IA इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अंडर राइटिंग कमीशन पेड, अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है, तो अपने समझ लेते हैं कि अंडर राइटिंग क्या होता है। अंडर राइटिंग इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन द कंपनी एंड द अंडर राइटर, वेयर द अंडर राइटर गिव्स गारंटी फॉर सेल ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स अमंग द पब्लिक। तो जब कंपनी IPO लेकर आती है तो वो अपना शेयर्स पब्लिक में बेचना चाहती है, तो उसे बेचने के लिए एक तो इंटरमीडियरीज चाहिए, एंड दैट इंटरमीडियरीज कौन होता है, वो अंडरराइटर होता है। तो अंडरराइटर प्लेज सच रोल, और बदले में अंडरराइटर क्या करता है, कमीशन लेता है। तो अंडरराइटिंग कमीशन जो है बेसिकली आप देखो इक्विटी को रेज करने के लिए चाहिए, इसीलिए अंडरराइटिंग कमीशन भी किस में आ जाएगा आपका, तो बोलते हैं सिंस इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स, ये हमारा कौन से कैटेगरीज में फॉल करेगा, तो बोलते हैं दिस विल फॉल अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दैट्स व्हाई अंडरराइटिंग कमीशन भी मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हिस्सा हो जाता है, तो इसे आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डालेंगे, आसान हो जाता है यदि आप प्रॉपर वे में इसे क्लासिफाई कर पा रहे हैं। तो ट्रेडिंग कमीशन रिसिप्ट, अब ट्रेडिंग कमीशन, ट्रेड करने के लिए जो कमीशन मिल रहा है, अनडाउटेडली ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग कर रहे हैं, उसमें आपको मिला ये। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सोचना ही नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आएगा तो वो किस कैटेगरीज में जाने वाला है, तो बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल आपने खरीदा, इन्वेस्टिंग, क्योंकि गुडविल जो होता है वो आपका अल्टीमेटली नॉन करंट एसेट्स ही होता है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अब प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है वो शेयर कैपिटल होता है और उसका रिडेम्पशन हो रहा है, तो ये किस में जाने वाला है, तो बोलते हैं ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हिस्सा है, इसलिए इसे अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो रखेंगे, ये आपका कैश इसके बदले में आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है रेंट रिसिप्ट, ठीक है, रेंट रिसिप्ट,
फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, तो आपको रेंट कहाँ मिल रहा है वो भी देख लीजिए। बोल रहा है वैसे प्रॉपर्टी पे मिल रहा है जो कि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो बोलते हैं उस केस में ये रेंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो बोलते हैं ये रेंट जो है दैट विल बी योर व्हाट, तो बोलते हैं ये रेंट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी डिवेंचर्स वगैरह पे यदि आप इंटरेस्ट पे करते हो तो डिवेंचर्स आपका क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के कैटेगरीज में आएगा, इसीलिए आपका ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कैटेगरीज में डालेंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैविंग रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, अब देखो यदि वैल्यू ही चेंज हो गया, ये रिस्क एसोसिएटेड है, तो कैश इक्विवेलेंट तो नहीं हो सकता, ये कैश इक्विवेलेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि उसका आपको डर है, तो ये कैश इक्विवेलेंट नहीं है, नंबर 1, ठीक है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैविंग रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, तो उस केस में ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब कैश इक्विवेलेंट नहीं है। अब ये यदि क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एम्बिग्यूटी हो गया, अब ये नहीं बताया कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज 3 महीने से ज्यादा के लिए या 3 महीने से कम के लिए है, तो अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी ले सकते हैं और कोई ऑप्शन है नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही जाएगा। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव्ड, आपका जो इनकम टैक्स आपने पे किया वहां से आपका माइनस हो गया, तो इसे आप क्या करेंगे, जो इनकम टैक्स पेड है वहां से डिडक्ट करेंगे, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, क्योंकि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनकम टैक्स पेड दिखाते हैं, तो वहां पर जब आपका रिफंड आ गया तो वहां पे इसे आप एज ए सोर्स दिखाएंगे। तो इस तरह का छोटा छोटा प्रैक्टिस करने से बड़ा सम्स आसान हो जाएगा। ये आपको लगे कि मतलब दोबारा सुन लीजिए, यदि ऐसा लग रहा है दोबारा मेरे से पूछ लीजिए कि हाँ ये चीज मुझे डाउट लग रहा है, तो और ऐसे सम्स में भी आएगा, मैं वहां पे भी इसे एलाबोरेट करूंगा इन डिटेल। अब एक सम्स करेंगे अपने जिसके अंदर में अपना डायरेक्ट मेथड वाला प्रैक्टिस हो जाए, यानी बेसिकली अब हम लोग बात कर रहे हैं जहां पर डायरेक्ट अप्रोच जो है वो अप्लाई हो सके, एंड वो शायद पहला नंबर ही सम होगा, तो पहले नंबर सम्स पे आ जाइए फटाफट से अपने बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ रहा है, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ये डिटेल्स मिला है। तो यहाँ पर फिगर्स इन 1000 है, इसका भी ध्यान रखेंगे कि सारा फिगर्स जो है वो 1000 में है, एग्जाम तक में इस बात का आपको ख्याल रखना है, गलती ना हो जाए। 35,000 है और आप भी एग्जाम में फिगर्स इन 1000 लेकर ही करेंगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, तो देखो डायरेक्टली आपको कस्टमर से कितना कलेक्शन हुआ ये बोल दिया, यदि नहीं रहता तो उस केस में आपको डेटर्स अकाउंट बनाकर, जैसे इन अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर में आप मिसिंग फिगर कैलकुलेट करने का तरीका सीखे थे, तो यदि मिसिंग फिगर होता तो अपने क्या करते, ये मिसिंग फिगर कैलकुलेट करते, बट इस सम्स में अपने को ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया कि रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स कितना है, 2783,000 है। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स, अब रिसीट फ्रॉम ये तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ गया, जो है इशू ऑफ शेयर्स 300,000, तो ये जो इशू ऑफ शेयर्स है ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। पेमेंट टू सप्लायर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। पेमेंट फॉर फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। देन पेमेंट फॉर ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का मतलब होता है जो ऑफिस में एक्सपेंसेस होता है, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हो जाएगा। वेजेस एंड सैलरीज भी ऑपरेटिंग। टैक्सेशन, तो पेमेंट ऑफ टैक्स आपको पता ही है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। एंड डिविडेंड फाइनेंसिंग। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन फाइनेंसिंग। एंड ये फाइनल बैलेंस दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट of Company Hills Limited for the year ended 31st December 2006 in accordance with AS3 revise. The company doesn't have any cash equivalents. क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि कैश इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, बोला यही बैलेंस जो आपको दिख रहा है यही है फाइनल। अभी एक बार अपने फिर से क्या करते हैं, इसे क्लीन कर लेते हैं और सम्स को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला काम आपको फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है और
फॉर्मेट ड्रॉ करिए। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत छोटा सा बनेगा, बहुत बड़ा सॉल्यूशन इसका बनने से रहा क्योंकि 2-4 आइटम ही दिख रहा है। तो आप ना यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिगर्स इन 1000 अपने भी लेंगे तो मेंशन कर देंगे रुपीज इन 1000। हेडिंग डाल देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सब कुछ एक साथ ही बनाना है, ऐसा नहीं है कि एक एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। वो अप्रोच इजी सम से ही वो यहाँ पे फॉलो हो जाएगा, बट कॉम्प्लिकेटेड सम्स आएगा तो फिर आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अपने किसी भी चीज़ को लर्निंग बेस्ड नहीं करते हैं, आप अप्रोच सीख लो, कोई भी सम्स आएगा आपसे एग्जाम में बन जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसका गैप रख के 3-4 लाइन का गैप रख के आप बी नंबर बनाओगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और सी नंबर पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए फटाफट से अपने क्या करेंगे, सम्स देखेंगे। पहला है आपका ये बैलेंस है, तो ये आपका फाइनल ओपनिंग ये बैलेंस है 35,000 है, और क्लोजिंग बैलेंस जो है यहाँ पर 212 यानी कि 2,12,000 है। ये आपका आंसर आएगा। इन दोनों का बीच का डिफरेंस आपका कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर है, यानी कि यदि दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये फाइनल आंसर आना चाहिए। सीधा स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला आइटम है आपका रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स 2783, तो अपने ये 2783 सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में जो अमाउंट है वो लिखेंगे। अमाउंट है आपका 2783,000। फिगर्स इन 1000 ही चल रहा है। इशू ऑफ शेयर्स आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 300 आ जाएगा, तो ये आप इशू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। तो फाइनेंसिंग में लिख देंगे इशू ऑफ शेयर्स 300। ओके, ये देखना ये सोर्स है इसलिए पॉजिटिव है। मैंने ब्रैकेट में डाल, जब माइनस करना होगा तो आपको उसी चीजों को ब्रैकेट में डाल दीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, दिया हुआ है आपका सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 128, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 128। इन्वेस्टिंग में लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 128। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पेमेंट टू सप्लायर्स 2043, ये ऑपरेटिंग में आ जाएगा 2047। तो आप लिखेंगे यहां पर पेमेंट टू सप्लायर्स
2047 लेस करना है, इसलिए ब्रैकेट में अपने इसे रखेंगे। नेक्स्ट चेक करिए, पेमेंट फॉर फिक्स एसेट्स 230 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में होगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 230 विद इन ब्रैकेट डालोगे, इसका मतलब है आउटफ्लो हुआ है। नेक्स्ट आइटम पे आएंगे, क्या है, पेमेंट फॉर ओवरहेड्स 115 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ओवरहेड्स 115 ब्रैकेट में डाल दीजिए, इसका मतलब है लेस होगा। 115 ब्रैकेट में डालिए, इसका मतलब है लेस होगा। नेक्स्ट आइटम है वेजेस एंड सैलरीज, ये भी ऑपरेटिंग में आएगा 69। लिखेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज 69 नेगेटिव। नेक्स्ट है आपका टैक्सेशन, तो टैक्सेशन आपका 243 है, ये सेकेंड लास्ट आइटम होता है जनरली। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स इसमें है ही नहीं, तो यहां पर आपका टैक्सेशन 243, तो आप लिखेंगे यहां पर पेमेंट ऑफ टैक्सेशन 243। नेक्स्ट है आपका डिविडेंड। अब डिविडेंड यहां पर पे किया है आपने 80 का, तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा डिविडेंड। डिविडेंड $80, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आते हैं, सारा हो ही गया। पेमेंट ऑफ बैंक लोन, ये भी फाइनेंसिंग में आएगा। फाइनेंसिंग में रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 250, तो 250 आप फाइनेंसिंग में लोगे, नेगेटिव आइटम। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 250। कोई आइटम बचा तो क्लोजिंग बैलेंस है, ये तो आंसर ही आएगा 212, तो इसकी बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये जो है ये फाइनल आंसर आएगा। तो और कोई आइटम नहीं है, तो अब आपको आउटर कॉलम में पहुंचाने का काम करना है। सबसे पहले आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इसे आप ले लीजिए, इसे आउटर कॉलम में पहुंचाइए, इसे आउटर कॉलम में लेकर जाना है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो अपने यहाँ पर कैलकुलेटर में करते हैं फटाफट से। तो आपका अमाउंट है 2783 प्लस माइनस है 2047, फिर है माइनस आपका 115, फिर माइनस है आपका 69 और माइनस है 243 और आंसर है 309। मैं स्क्रीन का ये जो है वही यूज़ कर रहा हूँ, कैलकुलेटर में आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये आप लिख दीजिए 309 पॉजिटिव आया। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एक बार में ही आउटर कॉलम में आप पहुंचा सकते हैं। 230 नेगेटिव है, 128 पॉजिटिव है, तो दोनों का डिफरेंस 230 माइनस करना है 128, तो कितना हो गया 102 नेगेटिव बचा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 102 नेगेटिव। और फाइनेंसिंग का आप देख लीजिए क्या है, तो इसका आपका 300 माइनस 80
-250 यानी कि -30, -30। अभी आपको क्या करना है, देख लीजिए आंसर भी आपके सप्लाई किए हुए हैं। सो 309, 102 एंड 30 नेगेटिव तो हो गया ये सारा। ऐसे तो आंसर आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। तो ये टोटल 309 से आपको 102 और ये 30 माइनस करने। तो यदि आपको माइनस करने हैं सो 309 माइनस 132, तो ये रिजल्ट है आपका 177 और ये 177 पॉजिटिव है। इसमें आपको ऐड करना है, ये जो 177 है वो ये A प्लस B प्लस C तीनों मिलाकर है। इसके साथ में आपको ऐड करना है, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट कैश दिया हुआ 35,000, देख लीजिए क्वेश्चन में है, ये रहा 35 ओपनिंग कैश बैलेंस है और फाइनल आंसर इसको 212 आना चाहिए, 212। अब आप ऐड कर लो, देखो 212 आता है या नहीं आता है। तो जस्ट ऐड किया तो देख लीजिए 2, 1 एंड 2। तो इसका मतलब है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ही एक ऐसा सम एग्जाम है जिसका आंसर आपको पता होता है कि क्या रिजल्ट आएगा। तो आप ये लिख देंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो ये होता है आपका तरीका बनाने का। पार्ट नहीं करते हैं ऐसा। आपको क्या करना है, आपको सम्स करते समय ध्यान रखना है कि आपको पूरा एक बार में ही फॉर्मेट तैयार करके और तब प्रेजेंट करना है। स्पेस ज़्यादा रखना पड़ता है एग्जाम में, आप रखो, कोई इशू नहीं है। ज़्यादा स्पेस छूट जाने से मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है, लेकिन कमती हो जाएगा, गंदा होगा प्रेजेंटेशन, सो डेफिनेटली उसके लिए मार्क्स कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो आप वैसा कुछ भी ना करें जिससे कि मार्क्स कॉम्प्रोमाइज़ हो। अभी होमवर्क ले लेते हैं ताकि अगले क्लास में जब अपने मिले तो डेफिनेटली अब और आप सम्स कर पाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या चीज़ है, कैसे बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर दिस यूजिंग डायरेक्ट मेथड। सो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, डायरेक्ट मेथड पूछा है इसलिए होमवर्क मैंने दे दिया। और क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क है, ये भी आपका डायरेक्ट मेथड है। 4 नहीं करना है क्योंकि इनडायरेक्ट है। फाइव भी आप कर पाएंगे होमवर्क, सॉरी 7। तो होमवर्क मैंने 3 सम्स दिया है, 2, 3 एंड 7, ठीक है ना, 2, 3, 7। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।